हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त भाविन और आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि जेमस्टोन्स यानी रत्न कैसे और कब पहनने चाहिए। तो चलिए आज के इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आप एक लग्न चार्ट देख रहे हैं जिसमें मैंने कोई भी राशियाँ नहीं लिखी हुई है। हम स्थान के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्थान के हिसाब से ही हम रत्न का चुनाव करते हैं। जैसे को एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोलते होंगे, अगर 6th हाउस में आपका एक ग्रह बैठा हुआ है तो आपको स्टोन नहीं पहनना है, 12th में बैठा है नहीं पहनना है। तो क्यों नहीं पहनना है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहले हम उसे डिस्क्राइब करेंगे ताकि आप भविष्य में अपनी कुंडली देख के खुद जेमस्टोन्स पहन सकें। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से जेमस्टोन्स हमें नहीं पहनने चाहिए, कौन से अगर पोजीशन में हो तो। सॉरी, थोड़ा मोबाइल आगे पीछे हो रहा है। तो सबसे पहले आता है 3rd हाउस। इसे हम मारक स्थान भी कहते हैं, बाधक स्थान भी कहते हैं, इसलिए हमें 3rd हाउस का जेमस्टोन नहीं पहनना है। उसके बाद हमें 6th हाउस का जेमस्टोन नहीं पहनना है, 7th हाउस का जेमस्टोन नहीं पहनना है, 8th हाउस का जेमस्टोन नहीं पहनना है और 12th हाउस का जेमस्टोन नहीं पहनना है। ठीक है, ये सारे स्थान के जेमस्टोन्स हमें नहीं पहनने। राशि के बारे में बात हम बाद में करेंगे, हाल फिलहाल खाली स्थान के हिसाब से बोलूँ कि स्थान का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब 3rd हाउस। 3rd हाउस क्या होता है? अष्टम तो अष्टम एक थियरी होती है जिसके मुताबिक 8वें से 8वां भी बाधक स्थान कहलाता है। तो अगर 8 से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब तीसरे स्थान में जो ग्रह बैठा होगा वो भी आपको हानि पहुंचाएगा, बाधा पहुंचाएगा। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि अगर इन स्थानों पे ये ग्रह बैठे हों तो आपको उनका जेमस्टोन नहीं पहनना है, ना ही उनकी कोई रेमेडीज़ करनी है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो तो सबसे पहले 3rd हाउस की बात करेंगे। अगर इसमें राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनके लिए अच्छे स्थान है। जब तक ज़रूरत ना पड़े ना ही इसके स्टोन धारण करें, ना ही इसकी कोई रेमेडी करें, क्योंकि इसको डिस्टर्ब हमें नहीं करना है। सेम टू सेम यही ग्रह अगर 6th हाउस में हो, जैसे राहु, शनि, सूर्य, मंगल। ओके, और तीसरा आता है 11th हाउस। तो 11th हाउस में भी अगर राहु, शनि, सूर्य, मंगल ऐसे ग्रह बैठे हों तो हमें इसकी कोई रेमेडीज़ नहीं करनी, ना ही इसके जेमस्टोन्स पहनने। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ होती है वो। तो 3rd हाउस में तो अगर ये बैठे हैं तो हमें पहनना ही नहीं, क्योंकि हम पहनेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब 8th हाउस में, 8th और 7th हाउस में भी हमें नहीं पहनने। ठीक है, और 7th हाउस में क्यों नहीं पहनने उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि 7th हाउस है आपका मैरिड लाइफ, आपके ऑपोजिट पार्टनर्स, आपकी आपकी पार्टनरशिप, जो बिज़नेस आप करते हो उसमें, आपके घर में आपकी जो वाइफ हो आपकी पार्टनर है। अब सपोज़ कि यहाँ राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, सूर्य बैठ गया, मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया। ठीक है, अभी ऐसे जो ग्रह बैठते हैं, चाहे गुरु बैठ गया, गुरु, 9 ग्रह सारे के सारे। अब मैं आपको बताता हूँ, राहु अगर 7th हाउस में बैठेगा तो उसकी सीधी एस्पेक्ट होगी लग्न पे। अब राहु क्या है? राहु एक एम्पलीफायर है, चीज़ों को एम्पलीफाई कर देगा, चीज़ों को इतने हद तक बढ़ा देगा कि मैरिज में रहते हुए भी आपका कनेक्शन किसी और के साथ हो सकता है। आपको ये बॉन्डेजेस पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, अगर गुरु सप्तम भाव में है, कोई भी राशि का क्यों ना हो, वो आपको इतना स्पिरिचुअल कर देगा या इतना
प्रीचर हो जाओगे कि बात बात पे प्रवचन देना, लोगों को समझाने का कार्य करना, लोगों को सुनना हो ना सुनना हो, लेकिन हम बस बोलते रहें। तो 7th हाउस में गुरु की ये पोजीशन होती है, बराबर। उसके बाद आता है सूर्य। तो सूर्य 7th भाव में सूर्य क्या करेगा, एक फायर क्रिएट करेगा, क्लैशेस होंगे, सेम टू सेम मंगल के साथ भी होंगे, लेकिन मंगल उससे ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा क्योंकि मंगल पूर्ण अग्नि है, सूर्य मध्यम अग्नि है, धीमे ताप वाली, ठीक है। केतु डिटैचमेंट देगा, लग्न जीवन में आप हैं, शादी के बंधन में हैं, लेकिन डिटैचमेंट रहेगा। सैटर्न आपको भी डिटैचमेंट देता है, अकेलापन, आपको अकेले रहने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये प्रॉब्लम, तो 7th हाउस में कोई भी ग्रह हो, 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह हो, उसके स्टोन्स नहीं पहनने। उसके लिए आप छोटी मोटी रेमेडीज़ कर सकते हैं, व्रत उपवास कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 8th हाउस पे। तो 8th हाउस हिडन है, मतलब धरती के अंदर का, जिसे हम भूगर्भ कहते हैं। तो यहाँ ये ब्लैक होल है, इसको हम ब्लैक होल कहेंगे। अब ब्लैक होल में कोई भी ग्रह होगा, उसका आपको कोई भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। आप उसके जेमस्टोन्स पहने, कुछ भी करें, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसका एक सीधा उपाय यही है कि आपको समझना है कि इस भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है और वो आपसे क्या करवाना चाहता है, अच्छा बुरा, वो चीज़ें समझ कर, एनालाइज कर कर कि भाई क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, किस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी और किस डायरेक्शन में मैं जाऊंगा तो मुझे फेलियर मिलेगा, वो समझ कर ही इससे संबंधित जो भी देवी देवता होंगे, जैसे सपोज के यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, मार्स, ठीक है। अब 8th हाउस का मार्स आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दे सकता है, आपको लड़ने की ताकत भी दे सकता है, अनगिनत झगड़े दे सकता है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि आपको यहाँ सेलिब्रेसी यानी कि ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी के बारे में सोचना समझना है कि भाई उनमें बल है, बुद्धि है, विवेक है, लेकिन कभी उसने उनका दुरुपयोग नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें समझ कर ही आपको उससे रिलेटेड देवी देवता की पूजा करनी है, नथिंग एल्स, ठीक है। और 12वां स्थान होता है हमारा बेड प्लेजर्स, मतलब बेड लाइफ, अंदर की लाइफ। तो अगर इसमें ऐसे ग्रह आ जाए, सूर्य, मंगल, शनि, केतु, तो डिटैचमेंट देंगे या गुस्सा दिलाए देंगे। आप बेडरूम में पहुँचे, आप अकेले कहीं बात कर रहे हो, थोड़ी देर अच्छी बात हुई और अचानक से हर चीज़ें गुम हो जाएंगी। एक सिंपल मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो हमें जनरली 3rd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस और 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह के जेमस्टोन्स नहीं 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 पहनने, ओके। अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसी पोजीशन हुई कि भाई सारे लोग वीक हो गए हैं, सारे प्लैनेट्स वीक हो गए हैं, आपकी कुंडली में कोई रास्ता नहीं बचता है, और आखिरी रास्ते के उम्मीद को लेकर हम अगर पहनना चाहते हैं तो ठीक है, 3rd हाउस कंसीडर कर सकते हैं। बाकी कोई स्थान का स्टोन हमें नहीं पहनना है, ठीक है। ये बात हो गई स्थान के हिसाब से। अब सपोज बहुत लोग बोलते हैं कि वक्री वक्री ग्रह का स्टोन हमें पहनना चाहिए या नहीं। तो हाँ, वक्री ग्रह का स्टोन हम पहन सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वक्री ग्रह किसकी राशि में बैठा हुआ है, और ये स्थानों में से कोई स्थान में तो नहीं बैठा हुआ ना। अगर सपोज वक्री ग्रह 3rd, 6th, 7th, 8th, 11th और 12th में बैठा हुआ है तो हमें नहीं पहनना है। प्लस अगर सपोज करें कि सैटर्न वक्री है, बराबर, अब वो 1 नंबर यानी मेष में, 4 नंबर यानी कर्क में, 5 नंबर यानी सूर्य की राशि में, 9 नंबर यानी गुरु की राशि में, 12 नंबर यानी गुरु की राशि में बैठा हो। और हाँ, मंगल के लिए 8 भी आएगा, 8 नंबर। मतलब अगर इन राशियों में शनि बैठा है, वक्री होके बैठा है, तो हमें इनके जेमस्टोन्स नहीं पहनने। उसकी जगह पर हमें शनि के लिए दान करना है, मंत्र करने हैं और उनके मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करनी है, प्रे करना है, ठीक है।
क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि अगर आप देखो वक्री ग्रह क्या होता है कि वक्री ग्रह ये होता है कि वो धीमी गति से चलता है। अब वक्रत्व कम करने के लिए हमें जेमस्टोन पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें अगेन ये पोजीशंस याद रखनी होंगी कि वो शत्रु राशि में तो नहीं है, कैसा है, वो क्या करेगा। तो क्योंकि देखो शनि की मंगल से नहीं पड़ती, चंद्र से नहीं पड़ती, सूर्य से नहीं पड़ती, गुरु के साथ वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ वो आप गुरु की राशियों में मतलब 9 और 12 में आप स्टोन पहनो ना पहनो शनि का वो कोई इफेक्ट नहीं देगा वक्री होने के बावजूद, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा वहाँ पर। अच्छा हो तो अच्छा परिणाम देगा, बुरा हो तो बुरा देगा। जैसे कि आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको एम्पलीफाई करेगा, बुरा किया तो उसको एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ रहती है। अब जनरली लोग कहते हैं कि राहु केतु के स्टोन्स कब और कैसे पहनने चाहिए। तो भाई राहु केतु के स्टोन जनरली बहुत कम ऐसी अवस्था होती है जब पहने जा सकते हैं, वो हम सदैव वक्री रहते हैं। अब सपोज के राहु 5th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। अब राहु केतु के शत्रु कौन है? सूर्य, चंद्र, मंगल। तो सूर्य की हो गई 5 नंबर राशि, चंद्र की हो गई 4 नंबर, मंगल की हो गई 1 और 8 नंबर, ठीक है। अगर पंचम भाव में राहु इन राशियों में बैठा है तो आपको राहु का स्टोन नहीं पहनना है। आपको राहु की रेमेडीज़ करनी है। आप सैटरडे को फास्टिंग कर सकते हो, शिव मंदिर में जाकर उनका अभिषेक कर सकते हो, उन ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, ताकि राहु के जो भी इफेक्ट्स है वो निलीफाई हो जाए, ठीक है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन्स कैसे पहनने हैं। इन स्थानों पर अगर कोई आपको कभी ऐसा लगे कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या जेमस्टोन पहनूं, तो सबसे पहले आप राशियां भूल जाइए, ये स्थान देख लीजिए, तीसरा स्थान, छठा स्थान, 7वां, 8वां, 11वां और 12वां। अगर इनमें मैंने आपको बताया ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको इनके जेमस्टोन्स नहीं पहनने हैं, ओके। दूसरी कंडीशंस ये है कि अगर राहु केतु जैसे प्लैनेट्स 5th और 9th में बैठे हैं तो भी आपको साइंस देखनी है कि भाई इन इन राशियों में अगर बैठे हैं तो आपको नहीं पहनने, उसकी जगह आपको उपाय करने हैं। तो ये एक होगा। एक कॉन्सेप्ट लोग बोलते हैं कि लग्नेश कहीं भी हो आप उसका जेमस्टोन्स पहन सकते हैं। तो ठीक है, आप लग्नेश कहीं भी हो उसका अपने पत्थर पहन लिया, लेकिन लग्न क्या होता है? लग्न हमारा शरीर होता है। एट द एंड ऑफ द डे बल हमें ही मिलेगा। अगर लग्नेश 6th में बैठा हुआ है, सपोज कि किसी का लग्नेश शनि है, वो 6th में बैठा हुआ है, या चलो मान लेते हैं कि गुरु है, गुरु 6th में बैठा हुआ है। अब आपने गुरु का स्टोन पहन लिया, ठीक है, बराबर है। अब क्या होगा कि जो भी डिलेज होंगे वो बढ़ेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बल तो लग्न को ही दिया है ना। अपनी शारीरिक कैपेसिटी पे ही आप बल बढ़ा रहे हैं कि भाई बीमारियां होंगी तो शरीर को लगेगी, मन को तो लगने वाली है नहीं। तो जनरली अगर आपका लग्नेश भी 6, 7, 8, 11, 12 या 3 में बैठा हो तो भी आपको जेमस्टोन्स नहीं पहनने। मैं आपको इन सब की एक बेस्ट रेमेडीज़ देता हूँ कि ये जेमस्टोन्स के पीछे पैसा खर्च कर लिए हैं या करने वाले हो या नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। द बेस्ट रेमेडी, सबसे बढ़िया रेमेडी एक ही है वो है हनुमान चालीसा। आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, लेकिन विथ मीनिंग। मतलब आप हनुमान चालीसा का पूरा पूरा अर्थ समझ लीजिए, उसकी चौपाइयाँ क्यों लिखी गई थी, किस अर्थ से, किस उद्देश्य से लिखी गई हैं, उसको आप समझ लीजिए। फिर आप हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को 7-7 बार पढ़िए। आप देखेंगे कि आपके जितने भी ग्रह हैं वो शांत हो जाएंगे। और साथ ही में और एक चीज़ आपको करनी है, तो वो है, हम उसे रक्षा कवच कहते हैं, वो है नवग्रह रक्षा कवच। ये आपको ऑनलाइन भी दिख जाएगा, ये सिर्फ 4 पैरास का है। इसे आप अपने रोज़ की पूजा में शामिल करिए, रोज़ आप इसे पढ़ना शुरू करिए। इससे भी आपके नवग्रह दोष
दूर होंगे। और बाकी जब आप कुंडली विश्लेषण कराएंगे तो उस हिसाब से जो भी पूजा, जो भी ऐसी पोजीशंस होंगी कि यहाँ पे ये चीज़ें करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।